नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक वानखड़े। कल नागपुर में संघ के कार्यकर्ता के द्वितीय शिविर के समापन के दौरान सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जो कहा, वो सही मायने में दिल्ली को एक तमाचा था। इतने सालों बाद जो लोग प्रचारक रह चुके हैं, जब वो सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं, अहंकार में चूर हो जाते हैं, तो संघ को अपने पुराने शिष्यों को फिर से एक बार कई चीजों की परिभाषा बतानी पड़ती है। मोहन भागवत जी ने हाल ही में हुए चुनाव और उसके नतीजों को लेकर, देश में चल रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जो वक्तव्य दिया, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के लिए आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवा कहा जा सकता है, वह मर्यादा से चलता है। उसे मर्यादा का पालन उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, वह कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। ये बात मोदी गारंटी, मेरी सरकार, बटन दबाओगे तो मुझे वोट मिलेगा, इन तमाम जुमलों पे सीधा सीधा उस पे सवाल था। 2014 के बाद 2019 तक तो ये बीजेपी की सरकार थी। 2019 के बाद ये मोदी की सरकार हो गई, गारंटी मोदी की हो गई। हर चीज में जो राम लला लाए हैं, उसी को हम लाएंगे। ये कह के राम को लाने वाले का क्रेडिट भी, या राम की अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का पूरा क्रेडिट भी मोदी ही लेते रहे। मतदाताओं ने तो उनको जगह दिखा दी, लेकिन उनका जो पत्रिक संगठन है, जहां से भाजपा से जैसे कई तमाम संगठन निकले हैं और भाजपा राजनीतिक संगठन है, उसको लेकर ये बहुत कड़ी टिप्पणी, मुझे लगता है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सबसे बड़ी कड़ी टिप्पणी थी। अहंकार से मुक्त होना चाहिए, और ये अहंकार ही है जो भाजपा को 240 पे ले आया। ये अहंकार ही है जहां नरेंद्र मोदी जी संघ को भी नकार गए। ये अहंकारी है जिन्होंने कहा कि संघ की हमको अब जरूरत नहीं। ये अहंकारी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रस्तापित पुराने लोग, जिनकी पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समाज में फैलाने के लिए जिम्मेदार थी, उन्हें साइड लाइन कर, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, और अंदर उन्हें लेके आए जिनका भाजपा की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। या तो वो नवधन पशु थे, या भ्रष्टाचार या व्यभिचार में व्याप्त लोग थे, जिनके ऊपर केसेस थे। वो भाजपा में सम्मिलित हुए और भाजपा की विचारधारा दूर हो गई। ये अहंकारी तो था। येदुरप्पा, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, सोनवाल, जो नितिन गडकरी जैसे लोगों को डंप कर दिया गया। वर्तमान में जो मंत्रिमंडल बना, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, जो उड़ीसा में वीआरएस लेके, क्योंकि उनके ऊपर उनको लगा कि मैं करप्शन के चार्ज लग जाएंगे, और फिर कारपोरेट सेक्टर में लाइजनिंग करते थे, जिसको हिंदी में दलाली कहते हैं। आप जो सत्ता पक्ष से जुगाड़ करके कारपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाता है, वो करने वाले व्यक्ति 3-3, 4-4 मंत्रालय संभालते हैं, और जिसने रिजल्ट दिया वो एक मंत्रालय पे सीमित है। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? एक अंग्रेजी में कहावत है, माय वे और हाईवे। इसी तरह से 2019 से लेके 2024 तक सरकार चलती रही। मंत्रियों को कोई उनकी औकात ही नहीं थी। ब्यूरोक्रेट के भरोसे सरकार चल रही थी, और यही कारण है कि जहां जहां अहंकार जरूरत से ज्यादा हो गया, जनता ने आईना दिखा दिया। संघ चालक ने आज जो कहा, वो कोई बात नई नहीं थी। वो एक तरह से
आकलन था नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ दिनों के व्यवहार का, और उसके ऊपर उनकी टिप्पणी थी। उन्होंने चुनाव को लेके भी वो बहुत आहत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव यह प्रतियोगिता है, ना कि युद्ध। दोनों तरफ से जो बातें हुई, उसे समाज में दूरियां बढ़ गई। चिंता किसी को नहीं थी कि हमारे इस कर्मों से समाज का क्या होगा। उन्होंने कहा कि बिना वजह संघ को इस चुनाव में घसीटा गया। तकनीक की सहायता से झूठा प्रचार किया गया, खासकर बंगाल में संदेशखाली में जो वीडियो बनाए गए और एक पूरे देश में प्रचारित किया गया। ये कितना बड़ा कांड हुआ है। ममता एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी एक धर्म विशेष के लोगों ने कैसा महिलाओं पे व्यभिचार किया, और इसकी गूंज पूरे देश में उठी। लेकिन चुनाव समाप्त होने के पहले ही वो सारा मामला सामने आया कि कैसा वीडियो बनाए गए, कैसा बदनाम करने का प्रयास किया गया। उसको लेकर संघ चालक ने कहा कि तकनीकी सहायता से झूठ का प्रचार किया गया। क्या तकनीक का उपयोग इसीलिए करना चाहिए, या ऐसा ही होना चाहिए? क्या ऐसे ही टेक्नोलॉजी का यदि हमने उपयोग किया तो क्या देश प्रगति करेगा? विपक्ष पे भी उन्होंने कहा कि ये प्रतिपक्ष जब है, जब मैं उसको विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष कहता हूं, तो दोनों को भी एक मर्यादा का पालन करना चाहिए था, जो चुनाव के दौरान दोनों तरफ से नहीं हुआ। चुनाव एक लोकतंत्र का हिस्सा है, भागवत जी बोले। दोनों पक्ष होते हैं, ये एक प्रतियोगिता है। यहां हर विचारधारा को जगह है। जीते हुए लोग जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तो उन्हें देश चलाना है, चर्चा होनी चाहिए। यही हमारी परंपरा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि उनकी कुछ विचार है, उनकी कुछ आइडिया है, उनका कोई सोच है, तो उससे सुन लेना चाहिए। सत्ता पक्ष भी अपनी बात कहेगा, लेकिन प्रतिपक्ष को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और इसी में से सामंजस्य बनाकर देश यदि चले तो हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। 100% अभी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप क्या सोच मिलता ही हो। विचार भिन्नता होगी, सोच में भिन्नता होगी, लेकिन यही तो फिर सर्वसम्मति या आपसी सहमति इसी को तो कहते हैं कि जिसको लेकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अब चुनाव हो चुके हैं, अब हमें चुनाव के बाहर आना चाहिए और देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हर जगह समाज में वैमनस्यता फैली हुई है, इसे संभालने की जरूरत है। और मणिपुर पे बहुत आहत होते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है और शांति के प्रतीक्षा में है। 1 दशक से मणिपुर में शांति थी, बंदूकें चली गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1 साल पहले एकाएक कि बंदूकों का अवतरण हुआ, बंदूकें बोलने लगी? यह हुआ है या करवाया गया है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस मणिपुर पे कौन ध्यान देगा? हमें प्राथमिकता से मणिपुर की समस्या को तुरंत हल कर लेना चाहिए। ये पीड़ा थी संघ चालक की, ये उनकी नाराजगी थी भाजपा के प्रति। 2014 से लेकर 2024 तक उसने जो रूप बदला है अपना,
और यहां तक आ गया है कि कहा कहा गया कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं। ये संघ की ही, आप उसको फैक्ट्री कहो या ये पूरी इंस्टीट्यूट कहो, कि जहां से हजारों स्वयंसेवक ऐसी विचारधारा के साथ बाहर निकलते हैं या ट्रेन किए जाते हैं जो आगे चल के भाजपा के कार्यकर्ता बनते हैं या भाजपा का मतदाता बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों सालों से हमारे यहाँ जो समाज में जाति पाति और जो विघटन हुआ है उसका प्रायश्चित तो हमें करना ही होगा। अब रोटी बेटी का व्यवहार भी होना चाहिए। वो इंटरकास्ट शादी की बात कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि बाहर से भी कुछ धर्म आए, लेकिन समय के साथ साथ उसमें भी कई विकृतियां पैदा हुई। हमें सोचना चाहिए कि पैगंबर जी का इस्लाम क्या था, यसु क्राइस्ट का क्रिश्चियनिटी क्या था। यह हमें फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। मत भिन्नता हो सकती है, खान पान भिन्नता हो सकती है, परंपराएं अलग हो सकती हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी यदि इस भारत भूमि पे जन्म है तो वो भाई है और भारत माता के बेटे हैं। ये जो चुनाव में हिंदू मुसलमान किया जाता है, उनका कहने का मतलब यही था कि चुनाव के दौरान जो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये जो बार बार कहा गया, इसको लेके कहीं ना कहीं वो आहत होते हुए दिखाई दिए। इसके पहले भी दिल्ली में जब कुछ साल पहले एक उनके भाषणों की सीरीज चली, तब भी उन्होंने मुस्लिमों के प्रति अपने दिल के दरवाजे खोलते हुए ये जरूर कहा था कि मुसलमान भी इस देश में अनिवार्य है, वो इसी देश के हैं, उनका डीएनए यहीं का है। ये कन्वर्टेड हुई तो क्या हुआ। लेकिन वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं, उनका अहंकार इतना है कि फिर वो बार बार भले ही कहे कि मैं सत्ता भोगने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन सत्ता का भोग यही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। यदि कांग्रेस के किसी नेता ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न पूछा तो पूरे चुनाव में कांग्रेस को नास्तिक कहा जाता है, राम विरोधी कहा जाता है, सनातन विरोधी कहा जाता है उनके एक नेता के वक्तव्य पे। लेकिन वर्तमान में कैबिनेट में ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होंने राम की कल्पना, राम एक काल्पनिक है, उससे कोई लेना देना नहीं, और रावण को भी राम से महान कहा था। वो लोग यदि आज कैबिनेट में हैं तो फिर ये विचारधारा का टकराव नहीं, ये सत्ता का भोग है, क्योंकि नंबर पूरा करने के लिए राम को गाली देने वाले भी लोग आपको चाहिए। कुल मिलाकर मोहन भागवत के जी के ये कड़े तेवर आने वाले 5 सालों तक यदि ये सरकार रहती है तो इसका और संघ का टकराव बना रहेगा। यदि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया तो। लेकिन जैसा कि वो है, वो अपना परिवर्तन करेंगे नहीं और ये टकराव आगे भी बढ़ता जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।